अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो भाई, पावर रिसोर्सेज को मजीद कंटिन्यू करेंगे बेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, जैसे कि सोलर पावर, विंड पावर, टाइडल पावर और बायोगैस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे होंगे। आपको पता है बिजली पानी से पैदा होती है, पानी के फ्लो से पैदा होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन इसको कहते हैं। पाकिस्तान के पास कई बड़े डैम्स, 3 बड़े डैम्स और कई छोटे डैम्स भी हैं, जैसे हब डैम वगैरह। तो बेटा, हम सबसे पहले तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन की डैम्स की डिटेल्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि भाई बिजली कैसे पैदा की जाती है इनमें। और उसके बाद फिर हम लोग मजीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे HEP से रिलेटेड। बेटा, आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर 3 मेजर डैम्स हैं। ठीक है जी। अगर मेजर डैम्स की बात करूं, लार्ज डैम्स की बात करूं, तो 3 मेजर डैम्स हैं। एक हमारे पास है बेटा तरबेला डैम, दूसरा हमारे पास है मंगला डैम, और तीसरा हमारे पास है वर्सक डैम। कहाँ कहाँ लोकेटेड है, जरा इनकी लोकेशन भी देख लें। भाई, तरबेला डैम जो है यहाँ पर, ठीक है जी। कहाँ पर है? यहाँ पर। कौन से रिवर के ऊपर है? इंडस रिवर के ऊपर है। मंगला डैम जो है वो किधर है? ये मैंने मार्क कर दिया रेड से। ये कहाँ पे है? ये झेलम के ऊपर है। ठीक है जी। और बेटा, मैंने यहाँ पे खुद ही मार्क कर दिया। ठीक है। वर्सक डैम कहाँ पे है? ये वेस्टर्न रिवर्स के अंदर रिवर काबुल के ऊपर मौजूद है। तो तरबेला, मंगला और वर्सक डैम आर द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ पाकिस्तान लार्ज डैम्स। ठीक है जी। बेटा, अभी पास्ट पेपर्स में से एक सवाल भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक सवाल तो ये भी है बेसिकली, जिसमें डैम्स के नाम और उनकी लोकेशन पूछी हुई होती है। एक और सवाल भी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, उसको भी कवर करते हैं। यहाँ पर देखें, पाकिस्तान के एक डैम की तस्वीर दे दी गई है। कौन से डैम की तस्वीर दे दी गई है भाई? ये तरबेला डैम की तस्वीर दे दी गई है। एग्जामिनर साहब कहते हैं स्टडी फिगर बिलो शोइंग तरबेला डैम, विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम्स एंड वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। दुनिया का 7वां बड़ा तरीन डैम। बेटा, तरबेला डैम की तस्वीर दे दी उसने, और पूछ रहे हैं कि टू रीजंस व्हाई पाकिस्तान हैज सूटेबल कंडीशंस फॉर HEP प्रोडक्शन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन के लिहाज से पाकिस्तान के पास सूटेबल कंडीशंस क्यों है? तो भाई, 2 रीजंस बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। 2 रीजंस तो यहाँ पे पूछे, उसके अलावा भी बता दूंगा। पहले 2 रीजंस को कवर करते हैं। नंबर 1 रीजन, प्रेजेंस ऑफ लार्ज रिवर नेटवर्क्स विद हाई वाटर फ्लो। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर रिवर नेटवर्क, वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर नेटवर्क इन द वर्ल्ड पाकिस्तान के अंदर है, इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है। बेटा, देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तान के पास मेजर इंडस रिवर नेटवर्क है, जैसे इंडस रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। इसके अंदर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर है, और ये सिर्फ रेनी सीजन नहीं बल्कि थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होता है, क्योंकि आपको पता है ग्लेशियर्स भी मेल्ट होते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में मॉनसून रेनफॉल भी हो रही होती है, जिसकी वजह से कांस्टेंट और स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ वाटर होता है, जो कि आइडियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए। फिर इसी से रिलेट करके एक और पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा, आपको मालूम है कि पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वो माउंटेनस एरियाज हैं। ठीक है, यानी कि ऊंचाई पर हैं। और जो पाकिस्तान का सादर्न पार्ट है, जैसे कि कराची, ये बिल्कुल सी लेवल पे है। ठीक है ना, यानी कि ये नीचे है, ऊपर है। तो बेटा, जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं, तो एल्टीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ऊंचाई, जमीन की ऊंचाई क्या हो रही है? कम हो रही है। अब आप देखें कि ऊपर ऊपर वाली साइड पे माउंटेन्स हैं, यहां से ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, और नीचे स्लाइड की तरह नीचे जो है वो क्या हो रहा है? एल्टीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। इसकी डिक्रीजिंग एल्टीट्यूड की वजह से भी जो फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्ट्रीम है वो काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो फ्लो मिलता है वो टरबाइन्स की मूवमेंट के लिए, HEP प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है। एक तो ये एक और फैक्टर हो गया। थर्ड फैक्टर, पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं वो माउंटेनस रिलीफ है। आपको पता है स्टीप स्लोप है। वही बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे वर्टिकल ड्रॉप बनता है, नीचे की तरफ पानी गिरता है, जिसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है। यही बात मैंने अभी आपको समझाई। तो 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझ आ गए। उसके अलावा बेटा, पाकिस्तान के पास लार्ज रिवर्स हैं,
और माउंटेन से स्लोप भी मिल रहा है पाकिस्तान को। उसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। इसके बारे में पास्ट पेपर्स में सवाल भी आ गया है। किस तरीके से सवाल आया भाई, जरा आपको दिखा देते हैं। बेटा वो पूछ लेता है, डिस्क्राइब द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग ऑफ डैम्स। भाई डैम्स बनाने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? भाई पहली बात तो नैरो वैलीज, पतली पतली सी वैलीज जो होती है, दिस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर डैम्स। ठीक है जी। फिर यहाँ पे सॉलिड फर्म रॉक्स भी मौजूद हैं। फिर आपको मालूम है कि पाकिस्तान में प्रेसिपिटेशन भी हाई हो रही है, रेनफॉल हो रही है समर में, स्नो मेल्ट हो रहा है। उसके अलावा भाई लो इवेपोरेशन रेट जो है, वो भी वाटर इवेपोरेशन रेट है वो भी कम हो गया, तो वो भी अच्छा होता है। ठीक है। तो ये तमाम तर रीजंस हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग ऑफ डैम। देखिए बेटा, कभी कभार ये जो सवाल आता है, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग ऑफ डैम्स, कभी कभी वो आपसे बोलता है डिस्क्राइब द फिजिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड, और कभी कभी वो सिर्फ कह देता है कि कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग ऑफ डैम्स। अगर तो फिजिकल कंडीशंस पूछी गई तो आप सिर्फ नेचुरल फैक्टर्स लिखेंगे, जैसे पानी बहुत ज्यादा मिल जाता है बारिशों की वजह से, या पानी बहुत मिल जाता है ग्लेशियर्स की मेल्टिंग की वजह से, या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग एल्टीट्यूड है जिसकी वजह से फ्लो ऑफ वाटर बहुत मिल जाता है, या नैरो वैलीज हैं, या मजबूत रॉक्स हैं, आप ऐसे पॉइंट्स लिखोगे। ठीक है। लेकिन अगर बेटा उसने सिर्फ कहा कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग ऑफ डैम, इन दैट केस आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि भाई अगर पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो किसी एरिया की तो वहां पे डैम बनाना आसान हो जाता है। बिकॉज आपको मालूम है कि जब डैम बनता है तो बहुत बड़ा एरिया एवैक्यूएट करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है। और जितनी ज्यादा आबादी होगी उतनी ज्यादा ऑपोजिशन होगी, क्योंकि लोगों के घर टूटते हैं। तो जितनी कम आबादी हो उतना अच्छा है। बट दैट्स नॉट अ फिजिकल कंडीशन, दैट्स नॉट अ नेचुरल फैक्टर। तभी मैं कह रहा हूं, अगर फिजिकल फैक्टर पूछा जाए फॉर बिल्डिंग ऑफ डैम्स तो फिर आप ये नहीं बता सकते। आई होप दैट्स क्लियर। अच्छा बेटा, अब हम एक 6 मार्क का सवाल करने जा रहे हैं जो डी पार्ट है बेटा। क्या कह रहा है? असेस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वन ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन यूज्ड इन पाकिस्तान। ठीक है जी। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पूछ रहा है वन ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो बेटा लेट सपोज हमने चूज किया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन को। ठीक है जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन का हमने चूज किया, तो हम उसके इम्पैक्ट के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव सब बातें करेंगे। ठीक है जी। तो हमने क्या कहा कि भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो 1991 में तो 45% ऑफ पावर जनरेशन में कंट्रीब्यूट करता था। लेकिन रिसेंट टाइम्स में ये जो है वो फॉल हो चुका है, अबाउट 28% रह गया है। लेकिन बहरहाल चाइना के साथ जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उससे हम लोगों को ये उम्मीद है कि 2030 तक हम इसको 40% से ज्यादा पे बढ़ा चुके होंगे। देखिए बेटा, जब आप लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाते हैं, ये जो एचईपी प्लांट्स बनाते हैं, तो दिस इन्वॉल्व्स ब्लॉकिंग, डाइवर्टिंग और चेंजिंग द नेचुरल कोर्स ऑफ द रिवर सिस्टम। जाहिर सी बात है, जो रिवर्स का जो नेचुरल सिस्टम चल रहा है उसको तो डिस्टर्ब करते हैं ना, उसको आप चेंज करते हैं, पानी के रोकते हैं, आप ब्लॉक करते हैं। तो इससे नुकसान किस चीज को हो सकता है? वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को नुकसान हो सकता है। ठीक है। ओवर टाइम डैमिंग रिवर्स टेंड्स टू हैव ग्रेटली रिड्यूस्ड फिश पॉपुलेशन एज वेल। जाहिर सी बात है, जब आप पानी दरिया के अंदर गुजरने नहीं दोगे, आप उस पानी को रोकोगे, तो फिश मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगी। तो दिस हैज नेगेटिव इम्प्लीकेशन फॉर द हेल्थ ऑफ रिवर इकोसिस्टम। जो रिवर्स का जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। फिर बेटा कह रहे हैं कि डैमिंग रिवर्स ऑफन रिड्यूस वाटर एंड सेडिमेंट्स फ्लो डाउनस्ट्रीम ऑफ द डैम। लो वाटर फ्लो एंड लो न्यूट्रिएंट फ्लो कैन आल्सो लीड टू हैबिटेट लॉस। सर इसको एक्सप्लेन कर दें आप? मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। बेटा क्योंकि हम लोगों ने फॉरेस्ट चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उसकी मदद से मैं आपको ये वाले पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूंगा बआसानी। बेटा आपको मालूम है कि अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं तो हमें पता है ये जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मैंग्रोव फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट लगे हुए हैं बेटा यहाँ पे? मैंग्रोव फॉरेस्ट। और आपको मालूम है कि भाई मैंग्रोव फॉरेस्ट ये जो बिल्कुल कोस्टल एरिया है यहाँ पे ग्रो क्यों हो पा रहे हैं? भाई दरअसल
जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, यहाँ पर जो मिट्टी है, एक्सट्रीमली फर्टाइल सॉइल, सिल्ट जो है अवेलेबल है। बेटा आपको पता है कि जब दरिया के अंदर ये पानी बहता है, ये जो पानी ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, तो ये दरिया के अंदर आ जाता है, और ये इवेंचुअली जो है दरिया के अंदर समंदर के अंदर बह जाता है। लेकिन इससे पहले कि ये दरिया समंदर में बहे, ये जो सिल्ट इसके अंदर मिल चुका होता है वो डिपॉजिट हो जाता है इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडस डेल्टा एंड हब डेल्टा। कोस्टल एरिया पे यानी इंडस डेल्टा और हब डेल्टा पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट हो रहे थे। और मैंग्रोव फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? दे आर द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फिशेज एंड श्रिम्प्स। बेटा जो बड़ी मछलियों से बचने के लिए छोटी मछलियां अपने ब्रीडिंग सीजन के अंदर यहाँ पर छुप जाती हैं मैंग्रोव्स के अंदर। लेकिन अगर मैं बीच में डैम बना दूंगा, तो आपको मालूम है कि पानी ऊपर रुकेगा, और जब पानी ऊपर रुकेगा तो सिल्ट भी ऊपर ही रुक जाएगा बेटा। यानी कि जो कोस्टल एरिया पे सिल्ट पहुंच रहा था वो सिल्ट पहुंचेगा नहीं, यानी कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट की ग्रोथ हो पा रही थी वो होगी नहीं। तो इसका ये मतलब है दैट दिस विल रिड्यूस द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फिशेज एंड श्रिम्प्स। तो जब फिश की ब्रीडिंग नहीं होगी तो आपको पता है कि वो जो नेचुरल हैबिटेट बना हुआ था फिशेज और श्रिम्प्स का वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जो कि आप लिख सकते हैं अगर आप डैम्स बनाते हैं या HEP प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है जी, तो ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो आप इस पे लिख सकते हैं। ठीक है जी। बहरहाल बेटा आप ये भी साथ साथ लिख सकते हैं कि जो डैम्स है ना बेसिकली, वो बेशक उसका कुछ ना कुछ तो नेगेटिव इम्पैक्ट है, मान लिया है, लेकिन हाइड्रो पावर जो है वो सिग्निफिकेंटली लेस ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट क्रिएट करता है देन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय यूज ऑफ ऑयल और अदर फॉसिल फ्यूल, and therefore it has lower overall environmental impact। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नेगेटिव भी मैंने लिखवाया, लेकिन बाकियों के मुकाबले में जैसे ऑयल कोल गैस है, इसके मुकाबले में कम हार्मफुल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। तभी बेटा इसको, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को वाइट कोल भी कहा जाता है। वाइट कोल क्यों? क्योंकि बेटा इसका बहुत कम इन्वायरमेंटल हार्म है कंपेयर टू अदर रिसोर्सेस। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका यूज जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कंट्रीब्यूट करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किस तरीके से? कि पहली बात तो एक रीन्यूएबल रिसोर्स है जो कि खत्म नहीं होगी, तो फ्यूचर में भी बेनिफिट कर सकते हैं। दूसरी बात, इसको व्हाइट कोल कहते हैं, यानी कि इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट सबसे कम है, तो इन्वायरमेंट को हार्म भी नहीं हो रहा है, इस लिहाज से भी ये सस्टेनेबल है। तो मैंने आपको इवेल्युएट करके बता दिया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन अगर हम बढ़ाएं और डैम्स की कंस्ट्रक्शन करें और हाइड्रो पावर बढ़ाएं तो इससे क्या फायदे और क्या नुकसान आते हैं, ये सब आपको मैंने समझा दिया। आई होप दैट्स क्लियर। कोई सवाल है तो बेटा यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। बेटा अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? पाकिस्तान के डैम्स की लोकेशन देखी, पाकिस्तान के डैम्स की तस्वीर देखी, एग्जाम्पल्स देखी कौन से रिवर्स पे बिल्ट हैं। फिर पाकिस्तान में HEP प्रोडक्शन करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्यों हैं ये पढ़ा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने जाना कि भाई HEP प्रोडक्शन करने से इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों की बात की हम लोगों ने। अब हम लोग जान रहे हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू HEP प्रोडक्शन। आपके पेपर के अंदर ये डायग्राम आ चुकी है। ठीक है जी, डायग्राम फिगर 3.2 आ चुका है बेटा। ठीक है। अब एग्जामिनर ने इसकी तस्वीर दे दी। देखो कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, यही तस्वीर देता है और इन स्पेसेस इधर जो है वो ब्लैंक स्पेसेस दे देता है, और नीचे ऑप्शंस दे देगा, कहेगा ऑप्शंस दे दे के नाम लिखो, इन 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 पार्ट्स के नाम लिखो, लेबलिंग करो डायग्राम की। कभी कभार लेबल डायग्राम, जैसे यहाँ पे एक लेबल डायग्राम दी हुई है और वो आपसे पूछ रहा है, कह रहा है स्टडी फिगर 3.2 अ डायग्राम शोइंग हाइडल पावर स्टेशन यूजिंग फिगर 3.2 ओनली। याद रखिएगा ये ओनली का लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओनली का लफ्ज इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि आप बेशक 10,000 चीजें और जानते हो, लेकिन जो चीजें यहां पर मेंशन नहीं है आप उनका जिक्र नहीं कर सकते। तो बेटा कह रहे हैं कि यूजिंग 3.2 ओनली डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड यूजिंग दिस मेथड। इस मेथड को यूज करते हुए कैसे HEP जनरेट कर सकते हैं। देखिए बेटा आपको मालूम है कि रिजर्वायर्स के अंदर पानी होता है, ये वाटर इनटेक लिखा हुआ है, यहां से पानी जाता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, वाटर फ्लो होता है, और इससे आगे जो है वो टरबाइन है।
you can see a turbine. So when water moves from here, it spins the turbine. टरबाइन तेजी से गोल गोल घूमती है, ठीक है। इसके बाद पानी, वाटर डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। पानी अब आप किसी चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर डिस्चार्ज हो चुका है, ठीक है। फ्लो ऑफ वाटर से टरबाइन को स्पिन कर दिया, विच इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर। एंड बेटा जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी मैग्नेटिक फील्ड्स में, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जितना भी फ्लो वाटर हो, और फ्लो वाटर तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तभी बेटा इसको वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं, जिसका मकसद है कि बिजली के वोल्टेज को कंट्रोल किया जाए। एंड देन इट इज सेंट टू द ट्रांसमिशन लाइंस। ट्रांसमिशन लाइंस में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, वहां से फिर नेशनल ग्रिड और फिर लोकल ग्रिड्स में इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाता है। मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। लेकिन जब यहाँ पर ओनली वाला सवाल आए तो मेक श्योर कि जो चीजें यहाँ पे मेंशन नहीं आप उनका जिक्र नहीं करो। अगर कर भी रहे हो तो आप ये बात याद रखो, लेट सपोज अगर ये 4 मार्क का सवाल है, तो आपने 4 पॉइंट्स एटलीस्ट वो वाले यूज करने हैं जो यहाँ पे मेंशन, जैसे ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, टरबाइन है, वाटर फ्लो है। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे मेंशन है, एटलीस्ट 4 चीजों का जिक्र जरूर। उसके अलावा आप आंसर को, एक प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए और भी टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे नेशनल ग्रिड या लोकल ग्रिड मैंने जिक्र किया, तो आप लिखो बेशक, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करो कि उसके अलावा मुझे 4 पॉइंट्स 4 चीजों से हासिल करने जो यहाँ पे मेंशन है। आई होप दैट्स क्लियर। भाई बच्चों का सवाल ये है, भाई हमारे स्टूडेंट्स का सवाल ये है कि सर, जब पाकिस्तान के पास दुनिया का 7वां बड़ा तरीन डैम भी है, लार्ज डैम्स हैं, लार्जेस्ट रिवर नेटवर्क इन द वर्ल्ड, तो इतनी सूटेबल कंडीशंस, देन स्टिल व्हाई द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अनरिलायबल इन मैनी एरियाज ऑफ पाकिस्तान। कि HEP प्रोडक्शन से हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रिलायबल क्यों नहीं बना पा रहे आखिर। तो बेटा देखें, प्रॉब्लम्स, ठीक है जी, जाहिर सी बात है कुछ प्रॉब्लम्स है तभी तो ये काम नहीं हो पा रहा। अब वो प्रॉब्लम्स 2 तरीके की है। नंबर 1, प्रॉब्लम्स इन प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने में भी उस प्रोसेस के अंदर भी प्रॉब्लम्स है। और दूसरा बेटा प्रॉब्लम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में भी है, ठीक है जी। सप्लाई में भी प्रॉब्लम्स है और प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम्स है। पहले स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन की प्रॉब्लम से, ठीक है जी। बेटा सबसे पहली बात तो, भाई कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बारिशें कम हुई, तो बेटा जो फ्लो ऑफ वाटर है वो कम हो गया। मिसाल के तौर पे बेटा विंटर सीजन के अंदर, आपको पता है विंटर सीजन के अंदर रेनफॉल कम होती है, लेस रेनफॉल इन विंटर सीजन। क्योंकि जो मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल है पाकिस्तान में वो है मॉनसून रेनफॉल, और मॉनसून रेनफॉल होती है समर्स के अंदर। तभी विंटर्स के अंदर रेनफॉल कम होने की वजह से फ्लो ऑफ वाटर भी कम हो जाता है, और इस वजह से HEP प्रोडक्शन में भी मसाइल होते हैं। दूसरा मसला बेटा, आपको मालूम है कि ग्लेशियर्स जो हैं वो भी विंटर के अंदर थोड़ी पिघलेंगे। ग्लेशियर्स जो हैं फ्रोजन होते हैं विंटर सीजन के अंदर, ठीक है जी। तभी बेटा विंटर के अंदर जो है वो HEP प्रोडक्शन करने में मसाइल हो रहे हैं। दोनों जो मेन सोर्सेज ऑफ वाटर हैं वो नहीं अवेलेबल विंटर में, रेनफॉल भी नहीं हो रही। अब आप कहोगे सर नहीं हमने तो पढ़ा था, आपने ही बताया था सर विंटर में भी वेस्टर्न डिप्रेशन होती है, बट वेस्टर्न डिप्रेशन इज अ लाइटर फॉर्म ऑफ रेन, इट डज नॉट प्रोवाइड सो मच वाटर कि डैम्स भर जाए, ठीक है ना। तो असल में मानसून रेनफॉल है, लेकिन वो होती है समर्स में, विंटर में होती नहीं है। फिर दूसरी बात, ग्लेशियर्स भी बेटा, वो बर्फ जमेगी तो ग्लेशियर्स फ्रीज होंगे, जो पिघलेंगे ना समर्स के अंदर, वो ग्लेशियर्स फ्रीज होने का टाइम है, पिघलने का टाइम नहीं है, तो पानी की कमी है। चले सर समर के अंदर तो बिजली पैदा होगी, उसमें तो कोई मसले नहीं है ना, उसमें भी मसले हैं। भाई समर्स के अंदर जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और पानी ज्यादा होना है, तो बेटा मसला ये है कि साथ साथ हाई टेम्परेचर भी हो जाता है, गर्मी भी काफी हो जाती है। और हाई टेम्परेचर की वजह से बेटा आपको पता है हाई एवेपोरेशन रेट हो जाता है पानी का, पानी एवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से डैम्स के अंदर फ्लो ऑफ वाटर कम हो जाता है। उसके अलावा बेटा और भी कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं जो मसले कॉज करते हैं, जैसे कि आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज की जो मिट्टी है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन वो सिल्ट जो है वो डैम्स के अंदर भर रही है। प्रॉब्लम ऑफ सिल्टेशन मैंने ये वाटर रिसोर्सेज में पढ़ाया था,
इसको आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। व्हाट वाज सिल्टेशन? द मूवमेंट ऑफ सिल्ट फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स इनटू रिवर्स कॉज मेनी प्रॉब्लम्स लाइक, ये डैम्स के अंदर मिट्टी भर जाती है। तो बेटा इट कॉजेज डिसरप्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ HEP। इससे क्या होता है, जब मिट्टी आ रही है डैम्स के अंदर तो उसमें HEP प्रोडक्शन, टरबाइन में मिट्टी आ रही है तो आपको पता है मशीनरी खराब हो सकती है और डिस्टर्ब हो सकता है पूरा प्रोसेस। एक और ये बड़ा मसला है प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है जी। तो ये जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने पढ़ ली है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड पढ़ ली है। अब जानते हैं कि भाई अगर प्रोडक्शन हो भी गई तो सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही उतनी रिलायबल। बेटा सबसे पहली बात तो देखो कि पाकिस्तान कोई दो कदम का मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है। तभी हमें अगर हर जगह इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है तो देर शुड बी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस। ट्रांसमिशन लाइंस बहुत लंबी लंबी चाहिए जो कि बहुत कॉस्टली है। ठीक है जी। फिर दूसरी बात बेटा, पाकिस्तान में ज्यादातर जो वायर्स इस्तेमाल हो रही है वो ओल्ड और आउटडेटेड वायर्स है। ठीक है जी। जो लाइंस है वो ओल्ड और आउटडेटेड है, और साथ साथ जो मशीन्स इस्तेमाल हो रही हैं वो भी बहुत ओल्ड और आउटडेटेड है, जिसकी वजह से अक्सर देखो तार टूट गई, कभी ये खराब कभी वो खराब। तो वो मशीनरी पाकिस्तान की बिल्कुल पुरानी हो चुकी है। ठीक है, एक और मसला ये जिसकी वजह से सप्लाई अनरिलायबल है। उसके अलावा एक और बड़ा मसला जिससे पाकिस्तान फेस कर रहा है दैट इज थेफ्ट, कुंडा सिस्टम। ठीक है जी, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कुंडा सिस्टम। भाई बिजली की तार जा रही है, बीच में किसी ने अपना कनेक्शन मार लिया, चोरी कर रहे हैं बिजली। इसकी वजह से बेटा बहुत ज्यादा जो है वो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनरिलायबल है पाकिस्तान के अंदर। तो these are some of the problems why electricity supply is unreliable and it cannot meet the demand of all the users। जरा पास्ट पेपर्स के सवाल देख लेते हैं, इससे रिलेटेड कौन कौन से सवालात हैं जो कि हम आंसर कर सकते हैं। भाई इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल है, देखिए जी। कह रहा है भाई, ये पास्ट पेपर्स में एक सवाल आया है, एक्सप्लेन व्हाई द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट रिलायबल इन मैनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। भाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई क्यों रिलायबल नहीं है, ये आपने आंसर कर देना है। ये आंसर कर सकते हैं आप इसकी मदद से। दूसरी बात बेटा, वो क्या कह रहा है, why, reasons why is it difficult to develop more HEP power stations in Pakistan। पावर स्टेशंस डेवलप करने में क्या मसले हैं। भाई क्लाइमेटिक चेंज होते हैं, जैसे विंटर में रेनफॉल नहीं होती, समर्स के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर सिल्टेशन का प्रॉब्लम है, फिर इसके लिए हाई कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट है HEP प्रोडक्शन की। उसके अलावा बेटा आपको पता है इसमें बड़े बड़े एरियाज इवैक्यूएट करने पड़ते हैं, तो जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है। जैसे कालाबाग डैम है, बचपन से सुनते आ रहे कालाबाग डैम बन रहे हैं, दायमीर बादशाह डैम बन रहा है, लेकिन वो बन नहीं पाता क्योंकि लोग उसको अपोज करते हैं, क्योंकि लोगों के घर टूटते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है कि HEP हम लोग बना ही नहीं पाते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा बेटा यहाँ पे और भी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स इन HEP सप्लाई। सवाल क्या है, सजेस्ट रीजंस व्हाई पावर स्टेशन फ्रीक्वेंटली ब्रेक डाउन। भाई पावर स्टेशन में ब्रेक डाउन क्यों होते रहते हैं, मशीनरी पुअर और ओल्डर आउटडेटेड है, डिमांड बहुत ज्यादा है, फिर सिल्ट आ रहा है रिजर्वायर्स के अंदर, HEP प्रोडक्शन में मसले कॉज कर रहा है। ठीक है जी। फिर वो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, अदर देन फ्रीक्वेंट पावर ब्रेकडाउन्स एट द पावर स्टेशन व्हाई इज द एच सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनस्टेडी, अनरिलायबल क्यों है सप्लाई। भाई तारें टूट जाती हैं अक्सर, इलीगल टैपिंग, कुंडा सिस्टम, चोरी की वजह से, फिर डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही। फिर एक और मसला है पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग शेयरिंग क्या होता है, मैं आपको समझा दूं कि गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है हर जगह एक एक घंटे के लिए लाइट जाएगी ताकि सबको बराबर बिजली मिलती रहे। अब क्या होता है, एक गली की लाइट आ रही है दूसरी की नहीं आ रही, दूसरे ने दूसरे से पावर शेयर कर लिया, तो जितनी गवर्नमेंट ने लोड शेडिंग प्लान की थी वो हो ही नहीं पा रही क्योंकि हमने कहीं और से पावर ले लिया। बेशक बिल तो पे कर रहे हैं लेकिन जो लोड शेडिंग है वो गवर्नमेंट कर नहीं पा रहा, जिसकी वजह से फिर अगले अगले दिन 2 घंटे लाइट जाएगी एक के बजाय। उसके अलावा मैंने आपको बताया HEP विंटर्स के अंदर जो है वो हो नहीं पाती। विंटर्स के अंदर दो मसाइल क्या बताए, ग्लेशियर्स मेल्ट नहीं हुए होते और मानसून रेनफॉल नहीं हो रही होती है। तो ये वजह है कि वाटर फ्लो डैम्स के अंदर कम हो जाता है। यहाँ पे बेटा एक सिमिलर सवाल और भी है जिसमें आप सिमिलर पॉइंट्स लिख सकते हैं, 4 मार्क का पास्ट पेपर का सवाल है, एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन डज नॉट मीट द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन मेनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। यू शुड डेवलप योर आंसर। बेटा जिधर एक्सप्लेन लिखा हुआ
यू शुड डेवलप योर आंसर लिखा हो, मालूम होना चाहिए कि एक पॉइंट के 2 मार्क्स हैं और डेवलप करना है बाय मेंशनिंग द इम्पैक्ट और द रीजन फॉर द पॉइंट। तो देखो वही पॉइंट्स लिखे हुए यहाँ पे, भाई आबादी इतनी बढ़ रही है, तभी बिजली की मांग बढ़ती जा रही है, तभी हम सबकी डिमांड्स पूरा करना मुश्किल हो रही है। फिर बेटा आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ओल्ड ट्रांसमिशन लाइंस की वजह से पावर लॉस हो जाता है अक्सर। उसके अलावा चोरी का खतरा, लोग जो है वो अपने पर्सनल यूज में बिजली लगा देते हैं, चोरी कर लेते हैं, उसका पैसा उसका बिल कोई नहीं दे रहा। फिर उसके अलावा बेटा जैसे बच्चों ने मुझे रीजंस बताए थे, पावर ब्रेकडाउन, लैक ऑफ एक्सपर्टीज और आउटडेटेड मशीनरीज की वजह से। देखिए पाकिस्तान के पास उतने स्किल्ड लेबर्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो एचईपी के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास वो टेक्निकल हेल्प नहीं है, सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान के पास। तो ये तमाम तर रीजंस हैं जिसकी वजह से एचईपी की सप्लाई जो है वो अनरिलायबल है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान।